हेलो स्टूडेंट। मैं सुनीता यादव, एसके यादव क्लासेस से। आज आपको मैं पोल साइंस का थर्ड चैप्टर करवा रही हूँ। इस वीडियो के अंदर थर्ड चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। विकास की अवधारणा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और भारत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत बुरी तरह चरमरा गई थी। जहाँ जैसे ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, एक तरफ देश को एकीकरण करने की चुनौती थी, देश में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चुनौती थी वो थी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास कैसे हो। इसके लिए नेताओं के अलग अलग मत थे, जिसमें कोई पूंजीपति मॉडल चाहता था, कोई साम्यवादी मॉडल चाहता था। लेकिन भारत इन दोनों के लिए ही तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की ज़्यादातर जनसंख्या अशिक्षित थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी। चारों तरफ से एक तरह से बहुत सारी समस्याओं ने भारत को घेरा हुआ था। भारत के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक साथ हर चीज़ पर लगा पाए। इसलिए हमें ये चीज़ें करनी थी, लेकिन स्टेप वाइज करनी थी। जो हम जितना हमारे पास पैसा था, जितना हम बाहर से ले सकते थे, उसी आधार पर अपनी प्रोग्रेस करते। भारत के सम्मुख जो सामाजिक और आर्थिक विकास की चुनौती थी, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था नियोजन, यानी प्री प्लान, कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए, उसके लिए क्या क्या मशीनें लगानी पड़ेगी। ये सभी चीज़ें पहले नियोजित करनी थी, प्लानिंग करनी थी, उसके बाद ही हम ये चीज़ सोच पाते हैं। नियोजन विकास की राजनीति में दो शब्दों से विकास व नियोजन। विकास हम तभी कर पाएंगे जब हम किसी चीज़ को पहले प्री प्लान करेंगे या किसी चीज़ की योजना बनाएंगे। इसलिए विकास और नियोजन का अर्थ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के बाद जो ज़्यादातर भारतीय लीडर्स थे, वो आर्थिक विकास के पक्ष में थे, कि किसी भी तरह देश का विकास हो और जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो। विजन सभी का एक था, लेकिन विकास किस तरीके से हो, इसमें मतभेद था। सभी लीडर्स चाहते थे कि भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास हो, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि भारत का विकास किसी व्यापारी, व्यवसायी या किसान के हाथ में दे दिया जाए या किसी उद्योगपति के हाथ में छोड़ दिया जाए। क्योंकि उससे क्या होता कि पर्सनल तो वो लोग व्यवसायी, बहुत बड़े व्यापारी या बहुत बड़े जमींदार बन जाते, लेकिन हर वर्ग के लोगों को साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए विकास का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो सरकार के द्वारा ही होना जरूरी था। आगे आता है विकास का अर्थ। विकास किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरे तबके, भारत के अंदर जैसे विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म, विभिन्न तबके के लोग हैं, उन सबको साथ लेके देश का विकास करना था। हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं थी, संसाधन बहुत थे, लेकिन जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे तो यहाँ से अंग्रेज़ कच्चा माल ले जाते थे और अपनी कंपनियों में बनाकर उसी चीज़ को दोहरी कीमत पर हमारे पास बेच देते थे। यानी जो हमारे घरेलू लघु उद्योग थे, वो भी एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। इसलिए उनको भी दोबारा उठाना था। इस्पात उद्योग में बहुत से लोग पहले लगे हुए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की इस नीति के कारण जो लघु उद्योग से वो ख़त्म हो गए, उन लोगों के लिए रोज़गार एक तरह से छिन गया था। आज़ादी के समय एक जो समस्या थी, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जिससे ऐसे भी बहुत से लोग थे जो बिल्कुल बेघर हो गए थे, जो पाकिस्तान वाले हिस्से से भारत में आए थे, जिन्हें शरणार्थी कहा गया। इसलिए आज़ादी के बाद उन लोगों को भी साथ लेकर चलना था। इसलिए आज़ादी के बाद जो विकास हुआ, उसमें लीडर्स की आपस में बहस हुई, और कुछ नेता चाहते थे कि भारत में पूंजीपति मॉडल अपनाया जाए, और कुछ चाहते थे भारत के अंदर समाजवादी मॉडल अपनाया जाए। पूंजीपति और समाजवादी मॉडल क्या है, आगे मैं विकास के जो दोनों मॉडल है उनके बारे में बताऊंगी। जो पूंजीपति मॉडल है, उसमें ज़्यादातर पूंजी का हकदार पूंजीपति ही खुद होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूंजी इकट्ठा हो जाना। पूंजीपति और समाजवादी मॉडल के अंदर हर चीज़ पर हर व्यक्ति का अधिकार होना।
ये दोनों मॉडल इसलिए पॉपुलर थे कि पूंजीपति मॉडल अमेरिका ने अपनाया था और उसी से अपना उन्नति की थी। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री ने भी पूंजीपति मॉडल अपनाया था, लेकिन समाजवादी मॉडल सोवियत संघ कंट्री और जो विकासशील देश थे वो अपना रहे थे, क्योंकि वो इतने एडवांस नहीं थे जितने कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री थे। लेकिन भारत के सामने समस्या थी कि दोनों मॉडल में से कौन सा अपनाया जाए। भारत ना ही पूंजीपति मॉडल अपनाने के पक्ष में था पूर्ण रूप से और ना ही समाजवादी मॉडल अपनाने के, क्योंकि भारत के पास संसाधन थे, बट उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उनकी इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ाई जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अगर भारत पूंजीपति मॉडल अपनाता तो भारत की जनता और ज़्यादा गरीब हो जाती और जो लघु उद्योग थे वो एक तरह से अंग्रेजों के समय की तरह ही दबे रहते। इसलिए भारत ने ना ही पूर्ण रूप से पूंजीपति मॉडल अपनाया और ना ही समाजवादी मॉडल। भारत ने एक मिश्रित मॉडल अपनाया जिसमें कुछ चीज़ें पूंजीपति मॉडल से ली गई और कुछ समाजवादी मॉडल से, और उसी के लिए जो 1950 के अंदर ही जो 5 ईयर प्लान थी वो तैयार की गई रूस की तरह, और उनको समय समय पर रीएक्टिवेट किया गया। पूंजीपति मॉडल अमेरिका व यूरोप के अधिकृत देशों में अपनाया जाता है। ये मॉडल, इसमें पूंजीपति जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो कहीं भी अपनी पूंजी लगाकर उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें मुक्त व्यापार पर जोर दिया जाता है कि अपना बना सामान वो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी देश में बेच सकते हैं। इसमें खुली प्रतियोगिता होती है। उनके सामने जो गरीब बिजनेसमैन होता है, कोई कम पैसे वाला होता है, तो उनके सामने नहीं टिक पाता। और निजी क्षेत्र पर बढ़ावा दिया जाता है, निजी संपत्ति पे बढ़ावा दिया जाता है। ये ज़्यादातर इन सिद्धांतों पर आधारित है: मुक्त व्यापार, खुली प्रतियोगिता, निजी क्षेत्र व निजी संपत्ति। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसकी इकोनॉमी बाजार पर ही टिकी हुई है। इससे एक तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है, यानी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह परिवर्तित कर दिया है। जो देश एक देश से दूसरे देश के बीच में सामान नहीं जाता था पहले, वो सब दीवारें हटा दी गई पूंजीपति मॉडल के दौरान। जो समाजवादी मॉडल है, इसमें मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का विरोधी था, क्योंकि इनका मानना था कि जो अपने पास है, जो संसाधन है, उन्हीं का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें ताकि अपने ही देश का विकास हो सके। ये ज़्यादातर विकासशील देशों ने अपनाया। पूंजीपति मॉडल अपनाकर भारत अपना और अधिक शोषण नहीं करवा सकते थे, क्योंकि वो पहले ही अंग्रेजों के द्वारा बहुत शोषित हो चुके थे। इसलिए उन्होंने मिश्रित मॉडल अपनाया, जिसमें कुछ चीज़ें पूंजीपति मॉडल से ली गई और कुछ समाजवादी मॉडल से। भारत में दो तरह की विचारधारा थी, वामपंथी और दक्षिणपंथी। वामपंथी लोग चाहते थे कि समाजवादी मॉडल अपनाया जाए, यानी रूस के साथ थे, जो रूस ने अपनी तरक्की की है वैसे ही भारत भी करे। और जो दक्षिणपंथी लोग थे, इनकी विचारधारा पूंजीपति लोगों के साथ थी, और ये चाहते थे कि जैसे यूरोप और अमेरिका ने तरक्की की है वैसे ही भारत भी करे, खुली प्रतिस्पर्धा हो, सरकार जो है, सरकार का हस्तक्षेप उद्योगों के अंदर कम से कम हो, और जो रूल्स हैं उनमें ढिलाई दी जाए। सरकार यानी ऐसे नियम बनाए जिससे कि हर कोई व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए तैयार हो जाए। आगे आता है राष्ट्रीय नियोजन समिति। मैंने जैसे बताया था, किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस के लिए उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो भारत के अंदर भी सबसे पहले 1938 के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। समिति ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है, जिसमें मूल उद्योग, खनिज संसाधन, रेल, यातायात, जलमार्ग, ये सभी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में हो। लेकिन ये उस समय जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और 1952 के अंदर 50 के अंदर हमारी पहली 5 ईयर प्लान स्टार्ट की गई, जिसके अंदर देश के उद्योगों, संसाधनों, इन सब पर ध्यान दिया गया। आगे आता है इसमें बम्बई योजना। बॉम्बे योजना, जैसे कि आपने बॉम्बे शहर देखा है, आज हम एक तरह से इकोनॉमी की राजधानी, भारत की जो इकोनॉमी राजधानी मानी जाती है वो बॉम्बे मानी जाती है।
लेकिन स्टार्टिंग में बॉम्बे ऐसा नहीं था। बॉम्बे छोटे छोटे अलग अलग 7 टापू थे, उनको बाद में प्लानिंग से जोड़ा गया और उद्योग विकसित किए गए और काफ़ी उद्योगपतियों ने भी उसमें काफ़ी पैसा लगाया, जिससे कि बॉम्बे को जिस रूप में हम आज देख रहे हैं इतना विकसित है। और जो सबसे ज़्यादा विकसित करने के पीछे फिल्म सिटी है। उस समय 1944 में बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपति, जो उस समय के मान्य उद्योगपति थे, उन्होंने एक योजना तैयार की जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। और इसमें सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया कि सरकार जो है आर्थिक विकास के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए सरकार को बड़े उद्योगों में अधिक पूंजी लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो थे लेकिन हमारे पास उद्योग नहीं थे, और यदि उद्योग नहीं लगते तो हमारे पास कोई भी चीज़ हम खुद नहीं बना सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती और ज़्यादातर चीज़ें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती। इसलिए इन्होंने जोर दिया कि अधिक पूंजी बड़े उद्योगों पर लगाई जाए ताकि हम हर चीज़ अपने देश में ही बना पाएँ। और उद्योगों को विकसित करने के लिए बीमा कंपनियां, रेलवे, इन सब का जो है संचालन सरकार अपने हाथ में रखी, इस चीज़ पे दबाव दिया गया। और ये बॉम्बे प्लान काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही, काफ़ी बड़े उद्योगपतियों ने पैसा भी लगाया और सरकार ने उनकी मदद की। भारत ने, जैसे कि हम मैंने ऊपर बताया, ना ही पूंजीपति मॉडल अपनाया और ना ही समाजवादी, दोनों के कुछ कुछ पार्ट्स लिए गए जिसे मिश्रित मॉडल कहा जाता है। भारत ने जहाँ बड़े उद्योग स्थापित किए वहाँ निजी क्षेत्र में भी पैसा लगाया, जो घरेलू उद्योग थे उनको भी विकसित किया गया। इसलिए भारत ने जो नीति अपनाई वो मिश्रित मॉडल के नाम से जानी जाती है। इसके साथ ही मैं इसी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मैं और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ इसके लिए आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में डालिए। थैंक यू।